ऑर्डर 19 का रूल 2 यहाँ पे क्लियरली क्या बात करता है, ये कहता है कि शपथकर्ता जो होता है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी गई है। यदि कोर्ट किसी शपथ करने वाली पार्टी यानी कि जिस व्यक्ति ने शपथ पे कोई एविडेंस दिया है, कुछ कहा है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके, इसलिए ये रूल 2 बात करता है। ये यहाँ पे क्लियरली कहता है कि अगर किसी एप्लीकेशन के संबंध में एफिडेविट द्वारा कोई एविडेंस दिया गया है तो उस केसेस में बाद के किसी भी पक्षकार के द्वारा एफिडेविट देने वाली पार्टी यानी कि डेपोनेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन के हेतु बुलाया जा सकता है। यहाँ पे सीधा सीधा कोर्ट को पावर दी गई है। लेकिन रूल 2 जो सब रूल 2 है वो कहता है कि जनरली क्या होगा, जो शपथकर्ता डेपोनेंट है वो न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित क्रॉस एग्जामिनेशन देना होगा। लेकिन यदि कोर्ट ने उसको पर्सनली अपीयरेंस से एग्जम्प्ट किया है या फिर किसी लॉ में उसको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी गई है तो उस केसेस में उसकी पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट में आवश्यक नहीं होगी। तो उस केसेस में उपस्थिति किसी अन्य तरीके से कराई जा सकती है, जैसे कमीशन के द्वारा उसका आप एग्जामिनेशन कर लो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर लो, कोई अन्य तरीका हो उसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो इसको डिटेल में समझना हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझिए पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एक एक डाउट मैंने क्लियर किए हुए हैं रूल 2 के, ठीक है। तो इसका कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपन वापस आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर पे। ऑर्डर 19 अपन पढ़ रहे थे, रूल 1 और रूल 1A मैं पिछली वीडियो में क्लियर चुका हूँ, जिसमें एमपी का अमेंडमेंट भी था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रूल 2 की एक्चुअली में क्या बात करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीपली मैंने पढ़ा हुआ है और पढ़ाया है भी मैंने तरीके से, लिखा नोट्स भी अच्छे से बनाए हैं ताकि आप लोगों को भी क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, जो कि एफिडेविट से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 2 एक्चुअली में क्या बात करता है। रूल 2 कहता है ऑर्डर 19 का कि शपथ पत्र को प्रति परीक्षण शपथ पत्रकर्ता को प्रति परीक्षण हेतु उपस्थित कराने की पावर, यानी कि जो शपथ कर रहा है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसको हाजिर कराने की पावर यहाँ पर रूल 2 में दी गई है। तो इसको समझो, बहुत डिटेल में है, मज़ा आएगा, ठीक है। तो वन लाइनर कहता है कि यदि किसी एप्लीकेशन में एफिडेविट द्वारा एविडेंस दिया गया है, ठीक है, किसी एप्लीकेशन में इंटरलोक्यूटरी कार्रवाई की बात यहाँ पर हो रही है, वो आगे डिटेल में समझोगे समझ में आ जाएगा कि एफिडेविट द्वारा एविडेंस दिया गया है तो न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुरोध पर एफिडेविट देने वाली पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन हेतु उपस्थित होने का आदेश दे सकती है कोर्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट समझ लो, थोड़ा और सिंपल हो, थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा कि भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है। एफिडेविट द्वारा एफिडेविट एविडेंस की सत्यता की जांच को सुनिश्चित करना इसका ऑब्जेक्ट है। ऑपोजिट पार्टी को फेयर अपॉर्चुनिटी देना, ताकि अगर आपने कोई एफिडेविट दिया है, एक्चुअली में जो गवाह है वो गवाही उसने देने तो आया नहीं है कोर्ट में, अब उसको क्रॉस कैसे, अगर वो डायरेक्ट कोर्ट में आता फिजिकली अपेयर होता तो हम उसको क्रॉस कर सकते थे। अब उसने उसकी गवाही को क्या किया है, एफिडेविट द्वारा एविडेंस दिया है, तो अब उसको क्रॉस कैसे करेंगे भाई। तो उसी के लिए ये रूल बनाया गया है, आगे समझो इसको। फॉल्स एफिडेविट फाइलिंग को रोकना, समरी प्रोसीजर को और नेचुरल जस्टिस में संतुलन बनाए रखना, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पर समझने वाली बात है, जो कि एफिडेविट एविडेंस एक्चुअली में क्या है, यानी कि साक्ष्य शपथ पत्र एक्चुअली में है क्या। ऐसा साक्ष्य होता है जो मौखिक रूप से विटनेस बॉक्स में नहीं दिया गया, यानी कि कोर्ट में हाजिर होकर फिजिकली कोई गवाही नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफिडेविट द्वारा गवाही दी गई है तो शपथ पत्र के रूप में दिया गया है, तो इसलिए इसको एफिडेविट एविडेंस कहते हैं, ठीक है। आगे समझो सब रूल 1 क्या कह रहा है। सब रूल 1 कहता है कि शपथ पत्र करता है, इसको डेपोनेंट कहा जाता है इंग्लिश में, को क्रॉस एग्जामिनेशन हेतु बुलाने की पावर, ठीक है। आगे देखो कि जहाँ किसी एप्लीकेशन, अब यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब कि इंटरलोक्यूटरी मैटर्स की बात हो रही है जो कार्रवाइयों के बीच में होते रहते हैं, के संबंध में एफिडेविट द्वारा एविडेंस दिया गया है, वहाँ पर न्यायालय बाद के किसी भी पार्टी पक्ष के अनुरोध पर कहने पर एफिडेविट देने वाले व्यक्ति को, जिसको डेपोनेंट कहा जाता है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन हेतु उपस्थित होने का आदेश दे सकती है कोर्ट। समझ में आया, यानी कि कोई इंटरलोक्यूटरी कार्रवाई चल रही है, उसमें किसी पार्टी के द्वारा कोई एफिडेविट वाला एविडेंस दिया जाता है, एफिडेविट पे एविडेंस दिया जाता है, तो अब सामने वाली पार्टी को लगता है कि भाई मैं इसको क्रॉस करना चाहता हूँ, तो आप क्रॉस कैसे करोगे, क्योंकि बंदा तो आया नहीं है, उसका एफिडेविट आया है। तो उस केसेस में भी हम उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए यहाँ पे बात की गई है। इसको समझो, आगे और जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिटेल में पहले समझ लो, फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब नोट क्या कह रहा है, नोट डाला है मैंने, थोड़ा ईजी हो जाएगा। एफिडेविट केवल शपथ पूर्वक दिया गया लिखित कथन है, इसलिए अपोजिट पार्टी को उसकी सत्यता जांच करने को अवसर मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से रूल 2 क्रॉस एग्जामिनेशन का सेफगार्ड प्रदान करता है रूल 2 में। अब रूल 2 देखो तो और क्लियर होगा।
रूल 2 क्या कह रहा है? रूल 2 कह रहा है कि हाजिर कहाँ होगा। सामान्यतः जनरली शपथकर्ता जो है न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर क्रॉस एग्जामिनेशन देना होगा। यानी कि जो डेपोनेंट है जिसने शपथ पर एफिडेविट दिया है, उस व्यक्ति को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा, पर्सनली कोर्ट में आना होगा। क्योंकि पहले तो क्या किया आपने, एफिडेविट से अपना एविडेंस दे दिया। अब कोर्ट जो पार्टी है वो चाहती है कि हम इसको क्रॉस करना चाहते हैं। अब भाई एफिडेविट को क्रॉस तो करोगे नहीं, तो जिसने एफिडेविट दिया है उस पार्टी को बुला लो, जिसने एफिडेविट दिया है, तो फिर हम उसका क्रॉस करेंगे। ठीक है, आगे समझो। किंतु यदि वह व्यक्ति जो है पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट है, यानी कि उसको पर्सनली हाजिर होने से छूट दी गई है, जैसे कि सेक्शन CPC का आप पढ़ोगे 132 वगैरह, उनमें क्लियरली बताया गया है कि किस व्यक्ति को कब छूट मिलती है। ठीक है, तो उनको अगर पर्सनली छूट दी गई है तब, या फिर अन्यथा न्यायालय अन्यथा निर्देश दे, या फिर कोर्ट चाहे कोई निर्देश दे, डायरेक्शन दे सकता है कि इस व्यक्ति को इसकी गवाही कोर्ट में हाजिर नहीं होगा इस व्यक्ति को, तो कोर्ट ने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस आवश्यक नहीं होगी उस केसेस में। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसकी उपस्थिति किसी अन्य तरीके से की जा सकती है। अब वो अन्य तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि वो कमीशन द्वारा एग्जामिनेशन करना चाहे तो तुम वो कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको क्रॉस करना चाहो तो वो कर लो, या फिर अन्य उपयुक्त माध्यम जो आप ठीक समझते हो वो भी किया जा सकता है। अब एप्लीकेशन का अर्थ समझो पहले, जो कि अपना डाउट थोड़ा आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैंने और डाला है डिटेल में, ताकि आपके डाउट क्लियर होने चाहिए भाई। ठीक है, तो एप्लीकेशन का अर्थ यहाँ पे क्या, यहाँ एप्लीकेशन से आशा है ऐसे इंटरलोकेटरी या फिर इंटरिम मिसलेनियस एप्लीकेशन से है जिसके निर्णय हेतु कोई पक्ष, यानी कि इन चीज़ों के निर्णय हेतु कोई पार्टी अपने तथ्यात्मक कथन, ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट एफिडेविट द्वारा कोर्ट के सामने रखती है। क्योंकि ऑर्डर 19 ब्रॉडली क्या करता है, एफिडेविट एविडेंस इन इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया होगा ना डिटेल में, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो और ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा कि वादी जो है इंजंक्शन एप्लीकेशन एफिडेविट देता है, इंजंक्शन मांगता है और उसके साथ में एफिडेविट देगा कि प्रतिवादी मेरी ज़मीन पर अवैध निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिवादी कहता है कि यह गलत है, मैं डेपोनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ। कोर्ट यदि आवश्यक समझे तो शपथकर्ता को बुला सकती है। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पर क्लियर क्या है मैटर है क्या एक्चुअली में, कि जो वादी है उसने इंजंक्शन मांगा है कोर्ट से और उसमें एफिडेविट पर अपना तथ्य रखा है कि प्रतिवादी मेरी जमीन पर कब्जा करने वाला है, ये वो, तो प्रतिवादी डिफेंडेंट जो कहता है कि भाई ये तो गलत बोल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि डिपेंडेंट जिसने शपथ पर जो एफिडेविट दिया है मैं उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ। तो कोर्ट का अगर ठीक समझता है तो आपको ऐसा मौका दे सकती है। अब आगे समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन मांगना एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन आप मांग रहे हो वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। रूल में मे शब्द का यूज़ हुआ है, इसलिए कोर्ट का डिस्क्रिशन यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, एफिडेविट एविडेंस फाइनल प्रूफ नहीं है, इसकी ट्रुथफुलनेस रूल 2 के तहत टेस्ट की जा सकती है, जो कि रूल 2 मैंने पढ़ा है, कैसे टेस्ट होगा वो जब देख लिया आपने। ठीक है, यह रूल मुख्यतः एफिडेविट एविडेंस वाले एप्लीकेशन इंटरलोक्यूटरी मैटर्स में ऑपरेट करता है। अब एक नोट भी डाला है, थोड़ा और डाउट हो जाएंगे आपके, वो भी क्लियर हो जाएंगे, 2 सेकंड होल्ड करिएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच गए थे भाई, जो कि नोट है एक, मैं एक वो और क्लियर कर देता हूँ कि मान लो एक सिविल सूट पेंडिंग है, ए बी के खिलाफ ऑनरशिप डिक्लेरेशन सूट फाइल किया है। अब सूट फाइनल जजमेंट तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, इंटरिम या फिर प्रोसीजरल इशू आते हैं। उन इशू पर पार्टी अलग अलग एप्लीकेशन देती है, जैसे कि ए देखता है कि बी उसकी ज़मीन बेचना चाहता है। अब ए एक टेम्पररी इंजंक्शन एप्लीकेशन देता है, जब तक सूट डिसाइड ना हो बी को ज़मीन बेचने से रोका जाए। यह एप्लीकेशन है, मेन सूट नहीं है, इतना याद आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक एप्लीकेशन है, ये मेन सूट आपका नहीं है। ठीक है, आगे और समझो कि कोर्ट इस एप्लीकेशन को कैसे करेगी डिसाइड, वो देख लीजिए। क्या वास्तव में बी ज़मीन बेचने वाला है, क्या अर्जेंसी है, क्या प्राइमा फेसी इशू है, केस है, ये सब फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए एक एफिडेविट फाइल करता है। एफिडेविट में क्या बोलता है कि मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि प्रतिवादी प्रॉपर्टी को बेचने हेतु परचेसर खोज रहा है।
ये उसने एफिडेविट में बोला है, ठीक है। मतलब पार्टी अपने फैक्चुअल क्लेम एफिडेविट में रख रही है ताकि कोर्ट उस पर एप्लीकेशन को डिसाइड कर सके। यहाँ तक आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल्स करके मैंने आपको समझाया है। फिर भी डाउट है तो भाई कमेंट मेरे को करके पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ठीक है। बड़ी मेहनत से बनाने पड़ती हैं ये नोट्स ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। मैं एक एक डाउट लिख देता हूँ ताकि मैं बोलते टाइम नहीं भूल जाऊँ भाई, ठीक है। तो मैं वही पढ़ा देता हूँ क्लियरली, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको पढ़नी हो तो मेरे को कमेंट करना, तो मैं अपन वो भी चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर 39 पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को जनरल जो मैटर्स होते हैं उसके देखने को मिलते रहते हैं, तो इसलिए उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो इसके बाद अपन वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ऑर्डर 19 का रूल 2 यहाँ पे क्लियरली क्या बात करता है, ये कहता है कि शपथकर्ता जो होता है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी गई है। यदि कोर्ट किसी शपथ करने वाली पार्टी यानी कि जिस व्यक्ति ने शपथ पे कोई एविडेंस दिया है, कुछ कहा है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके, इसलिए ये रूल 2 बात करता है। ये यहाँ पर क्लियरली कहता है कि अगर किसी एप्लीकेशन के संबंध में एफिडेविट द्वारा कोई एविडेंस दिया गया है तो उस केसेस में बाद के किसी भी पक्षकार के द्वारा एफिडेविट देने वाली पार्टी यानी कि डेपोनेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन के हेतु बुलाया जा सकता है। यहाँ पर सीधा सीधा कोर्ट को पावर दी गई है। लेकिन रूल 2 जो सब रूल 2 है वो कहता है कि जनरली क्या होगा, जो शपथकर्ता डेपोनेंट है को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर क्रॉस एग्जामिनेशन देना होगा। लेकिन यदि कोर्ट ने उसको पर्सनली अपीयरेंस से एग्जम्प्ट किया है या फिर किसी लॉ में उसको पर्सनली अपीयरेंस से छूट दी गई है तो उस केसेस में उसकी पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट में आवश्यक नहीं होगी, तो उसकी केसेस में उपस्थिति किसी अन्य तरीके से कराई जा सकती है, जैसे कि कमीशन के द्वारा उसका आप एग्जामिनेशन कर लो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर लो, कोई अन्य तरीका हो उसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो इसको डिटेल में समझना हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एक एक डाउट मैंने क्लियर किए हुए हैं रूल 2 के, ठीक है। तो इसका कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।